दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12th क्लास केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से इस मॉडल पेपर को बनाया गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में हम आपके लिए टोटल 35 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सभी जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि हम इसमें जितने भी आपको प्रश्न को दिए हैं, उसको आपको हम काफ़ी अच्छे तरह से समझाएंगे, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो और उसे आपको आसानी से याद कर ले एक बार में ही। इसलिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को नहीं स्किप कीजिएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर और भी हमारा मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर और भी हमारा दूसरा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है बराबर होता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, दूसरा है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल, और तीसरा है परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है दोस्तों, वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं संख्या को, तो मेरा जो आता है परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को संख्या का अगर ऐड करते हैं तो मेरा जो है परमाणु द्रव्यमान देता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है वह न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। दोस्तों, पूछा जाएगा किसका जो है आयनिक विभव का मान जो होता है वह अधिकतम होता है। तो दोस्तों, आयनिक विभव का जो मान होता है, अगर आप आवर्त में चलते हैं यानी पीरियड में चलते हैं, यानी आप बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, तो आयनिक विभव का जो मान होता है दोस्तों वह बढ़ता है। क्या याद रखना आपको? बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा देखिए जो दिया हुआ एलिमेंट वह क्या क्या है, तो वह मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, और सिलिकॉन है, और फास्फोरस है। तो यह जो है दोस्तों पीरियड में चल रहा है, क्योंकि यह मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। तो देख रहे हैं पीरियड में चल रहा है। तो यानी मेरा जो फास्फोरस का जो आयनिक विभव का मान होगा वह अधिकतम होगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयनिक विभव का मान अगर आप पीरियड में यानी आवर्त में चलते हैं तो उसका बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये जो है पीरियड में दिया हुआ है। तो अगर हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो मेरा आयनिक विभव का जो मान होगा इंक्रीज होगा। तो फास्फोरस का जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि निकेल का इतना में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। दोस्तों, निकेल का आपको जो है इतना में ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताना है, यानी निकेल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन संख्या बताना कि क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ NiCO4 इतना दिया हुआ, तो आपको निकल के निकालना है। तो यहाँ पे x मान लेंगे प्लस, और CO जो होता है दोस्तों कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह 0 होता है। तो यहाँ पे 0 धर देंगे। यहाँ 4 है तो 4 से गुना बराबर में यह टोटल भी है दोस्तों, एक कंपाउंड है तो इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन निकाल के लाते हैं तो x बराबर 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब निकेल का इतना में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितना होता है, तो 0 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। दोस्तों, कौन सा जो है प्रथम मैंने फर्स्ट लाइन का जो संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो कौन कौन होता है, तो दोस्तों मैंने कहना फर्स्ट लाइन में, तो दोस्तों यहाँ पे जो होता है अस्केडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी जो होता है दोस्तों फर्स्ट लाइन में होता है। तो कहने का मतलब मेरा जो है
मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है दोस्तों वह अल्कली अर्थ मेटल में आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मैग्नीशियम जो है वह अल्कली अर्थ मेटल में आता है, यानी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। लेकिन मेरा जो हो गया स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, लो मैंने आयरन हो गया, क्वाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सभी जो है फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन मैग्नीशियम जो है यह नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपरपट्टी पर पाई जाती है। दोस्तों कह रहा है निम्न में कौन सा धातु जो है प्रचुर मात्रा में भूपरपट्टी पर पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा नंबर है सोडियम, तीसरा नंबर है अल्मोनियम और चौथा नंबर है आयरन। तो दोस्तों धातु पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने प्रचुर मात्रा यानी मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। तो दोस्तों धातु जो होता है वह अल्मोनियम होता है, ठीक है। अल्मोनियम जो होता है दोस्तों वह भूपरपट्टी पर प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे तत्व पूछता यानी एलिमेंट पूछता कि कौन सा एलिमेंट जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन याद रखना है। ऑक्सीजन जो होगा वह क्या होगा, वह तत्व एलिमेंट अगर कहे कि सबसे पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे धातु पूछा जा रहा है तो अल्मोनियम हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या है। दोस्तों सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में आपको बताना है कि सोडियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वह क्या होगा, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए क्या निकालने के लिए मेरा सोडियम का निकालने के लिए कह रहा है, तो मैं एक्स मानेंगे, ठीक। एक्स कितना है, तो 2 है, तो 2x हो जाएगा और प्लस प्लस हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों -2 होता है। और यह जो है टोटल कंपाउंड है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो मेरा कितना आ जा रहा है, +1 आ जा रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या होगा वह +1 हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। दोस्तों कह रहा है कि निम्न में कौन जो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा नंबर है क्लोरीन, तीसरा नंबर है आयोडीन और चौथा नंबर है ब्रोमीन। तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो होता है वह फ्लोरीन होता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, फ्लोरीन। कारण मतलब सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो होता है पदार्थ होता है वह फ्लोरीन होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, तो दोस्तों बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C6H6 होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, C6H6। और दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे तो रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो C6H6 हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि मोनोजाइट अयस्क है। दोस्तों मोनोजाइट है वह अयस्क है, पहला ऑप्शन है थोरियम के, दूसरा नंबर है रेडियम के, तीसरा नंबर है आयरन के, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोनोजाइट जो अयस्क है वह थोरियम का है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, थोरियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि एनिलीन में पाई बंधन की संख्या है। दोस्तों एनिलीन में जो है पाई बंधन की संख्या, मैंने आपको पाई बॉन्ड बताना है कि एनिलीन में जो होता है पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है। दोस्तों एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वह इस तरह का होता है, ठीक है। यानी इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर बनता है एनिलीन का। इसमें जो है यहाँ पे है जो है NH2 जुटा हुआ रहता है। कहने का मतलब मेरा जो है एनिलीन का इस तरह का स्ट्रक्चर। अब पाई बॉन्ड किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको हम पहले भी आपको बताएं कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पूछा जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो है पाई बॉन्ड। तो दोस्तों सिग्मा बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड जो होता है दोस्तों, कहने मतलब कहीं पे जो है सिंगल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड को ये सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो होता है दोस्तों यहाँ पे अगर 2 बॉन्ड दिया हुआ है तो इसमें एक बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा जो होगा पाई बॉन्ड हो जाता है। यह अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसे निकालते हैं। सिग्मा मैंने सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो हो गया अगर डबल बॉन्डेड दिया हुआ तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये तो आपको बता दिया कि किस तरह से पहचानना है। और इसमें आपको देखिए पूछ रहा है पाई बॉन्ड की संख्या एनिलीन में, तो एनिलीन में देखिए यहाँ पे कितने 3 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 1 2
3 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब एनिलीन में पाई बॉन्ड की जो संख्या होगा वह 3 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्योंकि आपका इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों यही होता है। ठीक है, और इसी से हम इसका निकालें, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है पाई बॉन्ड मैंने डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पे 3 मेरा पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि रवादार ठोस है। दोस्तों रवादार ठोस है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है हीरा, दूसरा दे रहा है कांच, तीसरा दे रहा है रबर और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रवादार ठोस जो होता है वह हीरा होता है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रवादार ठोस जो है दोस्तों वह हीरा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे होगा दोस्तों हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान होता है। दोस्तों प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अर्ध आयु का जो मान होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो दोस्तों उसके लिए जो अर्ध आयु का जो मान होता है दोस्तों वह होता है 0.693 बटा के के। तो मेरा ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हो? कहने का मतलब 0.693 मेरा जो है बी ऑप्शन में दिया हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अर्ध आयु जो होगा दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। दोस्तों सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क के सांद्रण का विधि क्या है? तो पहला ऑप्शन है भर्जन, दूसरा तरह फेन पलवन, तीसरा तरह बेसमेरीकरण, तीसरा तरह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क यानी जो है सल्फाइड ओट्स का जो सांद्रण किया जाता है दोस्तों वह फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों हीलियम का जो मुख्य स्रोत है पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है रेडियम, तीसरा है मोनोजाइट और चौथा नंबर है जल। तो दोस्तों हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो मोनोजाइट है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। मोनोजाइट जो है वह हीलियम का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में करा है कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन जो है जिंक का अयस्क नहीं है यानी जिंक का ओर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जिंक ब्लेड, दूसरा नंबर है केलेमाइन, तीसरा नंबर है जिंकाइट और चौथा नंबर है बॉक्साइड। तो दोस्तों जिंक का जो अयस्क नहीं है वह बॉक्साइड है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब जिंक ब्लेड और कैलेमाइन और जिंकाइट जो है दोस्तों ये 3 जो है यह जिंक का अयस्क नहीं है। और बाकी बॉक्साइड जो दिया हुआ है वह कहने का मतलब अल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसीलिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी जो 3 है वह जिंक का अयस्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। 16 नंबर में करेंगे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। दोस्तों खनिज वैसा खनिज जिससे धातु का यानी मेटल का जो निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गैंग, दूसरा नंबर है स्लैग, तीसरा नंबर है अयस्क और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खनिज जिससे धातु का जो निष्कर्षण होता है दोस्तों उससे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, अयस्क हो गया मैंने और हो गया। कहने मतलब जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उस खनिज को जो है अयस्क कहा जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अयस्क सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है वहाँ ताप कम है, दूसरा नंबर वहाँ हवा ज़्यादा है, तीसरा नंबर है वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहाड़ों पर यानी जल का जो क्वथनांक होता है वह कम जाता है। दोस्तों इसका जो रीज़न है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दोस्तों वह जो है कम जाता है। कहने मतलब अगर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है। जिसके कारण जो है कहने का मतलब प्रेशर और मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन है दोस्तों वह जो है कहने का मतलब डायरेक्टली है। यानी अगर प्रेशर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि इसका जो रीजन है वह वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम हो जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसीलिए दोस्तों अगर आप पहाड़ों पर खाना वगैरह बनाते हैं तो बनाने से जो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम जा रहा है इससे कि खाना जो है देर से पकता है। ये भी आपको क्वेश्चन में रह सकता है। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम गया तो कोई भी खाना पकने में
देरी लगेगा। तो इसलिए जो है पहाड़ों पर जो है खाना बनाने में जो देरी होता है, इसका जो रीज़न होता है दोस्तों वह क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो होता है वह कम जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में करेक्ट, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है दोस्तों? आदर्श यानी जो आदर्श विलयन का जो गुण होता है दोस्तों वह निम्न में से कौन है? तो पहला ऑप्शन है यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, और तीसरा है दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आदर्श विलयन जो होता है वह रॉल्ट के नियम को पालन करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आदर्श विलयन जो होता है वह रॉल्ट्स के नियम जो है दोस्तों उसका पालन करता है। तो मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, तो यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना कि कौन है। तो पहला ऑप्शन है सभी खनिज अयस्क होते हैं दोस्तों, कह रहे सभी खनिज जो होते हैं अयस्क होते हैं, और दूसरा है सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, और तीसरा है दोनों सही है, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी कहने का मतलब खनिज जो है दोस्तों सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कहने का मतलब सभी खनिज से आप अयस्क यानी जो है मैंने ज़्यादा मेटल को एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं। लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं वह खनिज होते हैं, क्योंकि अगर आप अयस्क निकाल रहे हैं तो वह जो है खनिज होता ही होता है। इसलिए मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपको दिया हुआ स्टेटमेंट में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे खनिज जो है अयस्क सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को हम खनिज बोल सकते हैं, इसलिए मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? कहने का मतलब वात्या भट्टी में जो होता है दोस्तों किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है आयरन का ऑक्साइड, दूसरा दे रहा है कॉपर का ऑक्साइड, तीसरा दे रहा है सोडियम ऑक्साइड, और चौथा दे रहा है जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों वात्या भट्टी में जो होता है वह आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। वात्या भट्टी में जो है आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है दोस्तों, थर्माइट विधि में अपचायक होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है निकेल, दूसरा दे रहा है सिल्वर, तीसरा दे रहा है कॉपर, और चौथा दे रहा है अल्मोनियम। तो थर्माइट विधि में जो अपचायक होता है वह अल्मोनियम होता है, यानी मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे अल्मोनियम बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? तो अल्मोनियम होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है दोस्तों, उजला और पीला फास्फोरस है। तो पहला ऑप्शन है समस्थानिक, दूसरा दे रहा है संभारिक, तीसरा दे रहा है अपरूप, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उजला और पीला जो फास्फोरस है दोस्तों वह अपरूप है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अपरूप है कहने का मतलब उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो अपरूप है, यानी मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। समस्थानिक किसको कहते हैं? तो दोस्तों समस्थानिक जो है परमाणु संख्या समान समान रहता है, लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग रहता है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान और परमाणु भार जो है अलग अलग। और संभारिक जो है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह सेम रहता है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग रहता है, तो उसे संभारिक कहते हैं। और अपरूप जो हो गया जो है उजला और पीला फास्फोरस जो है एक अपरूप है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? दोस्तों कह रहे कौन सा जो मेटल है वह नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव यानी लिक्विड स्टेट में होता है। तो पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा है सोडियम, और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो दोस्तों पारा जो होता है मैंने Hg है, पारा जो है वह साधारण टेम्परेचर पर द्रव स्टेट में होता है, मैंने लिक्विड स्टेट में होता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे Hg बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है कार्बन, तीसरा है मैग्नीशियम, और चौथा है जिंक। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि क्षारीय भूमिज तत्व किससे बोला जाता है। तो दोस्तों मेरा जो दूसरा ग्रुप जो होता है, कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा ग्रुप है उसे जो है क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप का जो एलिमेंट है उसे जो है क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं। तो दूसरा ग्रुप में मेरा कौन कौन आता है? बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, और जो है स्ट्रेंशियम आता है। इसी तरह से और भी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो लोहा दिया हुआ, कार्बन दिया हुआ, मैग्नीशियम दिया हुआ, जिंक दिया हुआ। तो यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम मैच कर जा रहा है, कहने का मतलब क्षारीय एल्कली अर्थ मेटल में जो है क्षारीय भूमिज तत्व में जो है मैग्नीशियम मैच, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मैग्नीशियम जो है जो क्षारीय भूमिज तत्व है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और भी आपको ये भी याद कर लेना है दोस्तों, दूसरा ग्रुप का जो होता है उसे अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, और पहला ग्रुप का जो है सिर्फ
सिर्फ अल्कली मेटल कहते हैं, यानी क्षारीय तत्व कहते हैं। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन याद करना है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, ये जो है दूसरा ग्रुप का है और ये जो है अल्कली अर्थ मेटल है। तो इसलिए मेरा जो है मैग्नीशियम यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है। दोस्तों सोडियम यानी Na जो होता है दोस्तों वह आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है। तो दोस्तों इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास जो है 23 होता है। ठीक है, 23 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप में है। तो दोस्तों किस ग्रुप में है, तो यह जो होता है दोस्तों फर्स्ट ग्रुप में होता है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में होता है, फर्स्ट ए में होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ए ऑप्शन में फर्स्ट ए जो दिया हुआ है सोडियम आवर्त सारणी के जो है फर्स्ट ए ग्रुप में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मास जो होता है 23 होता है। ठीक है, सोडियम का। तो ये आपको याद रखना है। तो सी यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों कौन सी जो धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है सोना। तो दोस्तों धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है वह सोना है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे सोना बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब मेरा जो सोना है वो सोना धातु जो होता है दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर और भी हमारे दूसरे भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका जो है आप उसमें देख सकते हैं। यानी था आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सब वीडियो जरूर देखें ताकि आपका जो है बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर पे। 27वां नंबर में कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है। दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होता है वेग स्थिरांक का जो इकाई यानी यूनिट होता है वह क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसका जो यूनिट होता है वह टाइम इनवर्स होता है। ठीक है, टाइम इनवर्स होता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर प्रतिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक का इकाई जो होता है वह टाइम इन्वर्स होता है। तो यानी मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में करा है कि निम्न में कौन अवरोधक यानी इंसुलेटर है। दोस्तों कौन जो है अवरोधक इंसुलेटर है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है अल्मोनियम, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी और चौथा ऑप्शन है चांदी। इंसुलेटर कहने का मतलब जिससे जो है दोस्तों विद्युत उससे प्रवाह नहीं कर पाए, यानी विद्युत धारा जो उससे आर पार नहीं हो। तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों अल्मोनियम और लकड़ी, तो लकड़ी जो हो जाएगा दोस्तों वह जो है इंसुलेटर हो जाएगा यानी अवरोधक हो जाएगा। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट, अल्मोनियम और चांदी जो है सभी जो है कंडक्टर है लेकिन जो है लकड़ी जो है इंसुलेटर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं दोस्तों। चांदी जो है दोस्तों, चांदी जो है सिल्वर जो होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो वह चांदी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में करें कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है साधारण नमक और चौथा ऑप्शन है CaCl। तो दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है दोस्तों उसे कहते हैं जिसका जो है ज्यामितीय आकार जो होता है वह नियमित नहीं होता है। ठीक है, यानी निश्चित नहीं होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कांच जो हो जाएगा वह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या हो जाएगा, तो कांच हो जाएगा। और भी इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, वह कांच हो जाता है, लकड़ी हो जाता है, PVC हो जाता है। ये सभी जो है दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में आता है। ठीक है, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, PVC हो गया, ये सभी जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि विटामिन B12 में होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B12 में होता है। तो पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो दोस्तों B12 में जो होता है विटामिन B12 में जो होता है वह कोबाल्ट होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। यानी विटामिन B12 में क्या होता है, तो वह कोबाल्ट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है कि सिनेवार कहा जाता है। दोस्तों सिनेवार जो है कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है HGS को, दूसरा ऑप्शन है PVS को, तीसरा ऑप्शन है ZNS को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कौन है। तो दोस्तों सिनेवार जो कहा जाता है वह HGS को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। HGS को सिनेवार कहा जाता है जो कि
मेरा जो पारा का अयस्क है। और PVS को बोला जाता है दोस्तों, वह क्या बोलता है, पिंच ब्लेंड बोला जाता है, ठीक है, पिंच ब्लेंड यह लेड का अयस्क है। और ZnS को जो है दोस्तों जिंक ब्लेंड बोला जाता है, यानी यह मेरा जो है जिंक का अयस्क है। आपको सभी को आपको बता दिए हैं। HGS को सिनेवार कहा जाता है, PVS को जिंक ब्लेंड सॉरी पिंच ब्लेंड, और ZnS को जिंक ब्लेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे सिनेवार HGS को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि एस्प्रिन एक है दोस्तों, एस्प्रिन एक है। तो पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा होता है जोरनासी, तीसरा होता है एंटीसेप्टिक, और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। तो एस्प्रिन जो है दोस्तों यह एक जोरनासी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस्प्रिन जो है जोरनासी, यानी जोरनासी कहने का मतलब जब बुखार हुआ रहता है तो एस्प्रिन जो है खाने से जो है शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह कम जाता है, यानी ज्वर को ख़त्म कर देता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जोरनासी है। एस्पिरिन जो है जोरनासी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि निकेल तत्व का परमाणु संख्या है दोस्तों, निकेल यानी निकेल जो तत्व है दोस्तों उसका परमाणु संख्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है। तो पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 28, तीसरा है 26, चौथा है 25। तो दोस्तों निकेल का जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वह 28 होता है। क्या होता है 28, आपको याद रखना है दोस्तों। कम से कम 1 से लेकर आप 30 तक का जितना भी एटॉमिक एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट का जो संख्या 1 से लेकर 30 तक है उसे आप कंठस्थ आप याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही आसानी होगा। इसलिए दोस्तों हमें जो है निकेल का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे 28 जो होगा करेक्ट आंसर, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो दोस्तों एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में करा है कि किस ग्रुप के तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है दोस्तों, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है P ब्लॉक, दूसरा है S ब्लॉक, तीसरा है D ब्लॉक, चौथा है F ब्लॉक। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमें आप फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह जो है लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा दोस्तों हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए।